हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राइबल रिवोल्ट ऑफ बिहार। बिहार में जो भी ट्राइबल रिवोल्ट हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, जब बिहार और झारखंड एक साथ था, क्योंकि ब्रिटिश एरा में दोनों एक साथ था, 2000 में दोनों अलग हुआ है, तो बहुत सारे इवन मेजॉरिटी रिवोल्ट आपको उसी एरिया में भी देखने को मिलेंगे जहाँ पे जंगल वगैरह थे। तो जो जंगल वाला एरिया था झारखंड वाला, तो सारा तो एरिया झारखंड वाला ही था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ट्राइबल रिवोल्ट जिस पे बार बार क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी के एग्जाम में या बिहार के किसी भी एग्जाम में, तो उन रिवोल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे सारे रिवोल्ट और उसके कौन से पर्सन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो इनिशिएटर है, उनका नाम हम याद करवाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम संथाल रिवोल्ट डिस्कस करेंगे, उसके अलावे हो एंड मुंडा रिवोल्ट, कोल रिवोल्ट, भूमिज रिवोल्ट और ताना भगत, मुंडा, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। 6-7 रिवोल्ट है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं संथाल अपराइजिंग। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं कि ये हमारे जो बीपीएससी और सीडीपीओ वाला कोर्स है उसका पार्ट है। क्लियर? ये आप इससे देख सकते हो कि क्वालिटी कैसे हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। और जो 1 फ़रवरी से स्टार्ट हो रहा है उसी का ये डेमो वीडियो है। बिहार वाले में ऑलरेडी हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री करा चुके हैं, ज्योग्राफी हम कुछ वीडियो हो चुका है, और आज ही मैं सॉइल वगैरह सब आज ही कराऊंगा। सॉइल, क्लाइमेट, एग्जीक्यूटिव, इंडस्ट्री, ये सब हमें कराना है। क्लियर? तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और भी काफ़ी किताबें इसमें, जैसे क्राउन हमने कंप्लीट करा रखा है, उसके अलावे एनसीईआरटी का जो सार संग्रह वो हम कंप्लीट करा रहे हैं, जीएस पॉइंटर, बिहार स्पेशल के कई सारे बुक से हम लोग नोट्स को खंगाल रहे हैं। इवन नेट से भी बहुत सर्च करके मिलता है इतना कंटेंट जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो। तो आपको अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। और क्योंकि आपको अगर इस पे डिस्काउंट चाहिए तो आपको 1 फ़रवरी से पहले ज्वाइन करना होगा। 485 2 नंबर है, 9598875847। क्लियर? तो आपको 40% का डिस्काउंट चाहिए, तो आपको 1 फ़रवरी से पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। और 1 फ़रवरी से पहले आपको 1199 पड़ेगा, उसके बाद 2000 पड़ेगा, 1999। क्लियर? तो ये ज्वाइन कर सकते हो। चलिए हम लोग शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले संथाल विद्रोह की बात करते हैं, यानी संथाल अपराइजिंग। तो बिहार में जो भी अपराइजिंग हो रही थी उस समय काफ़ी अनऑर्गेनाइज थी। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिल के कर रहे हैं, तो डिसऑर्गेनाइज थी, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं थी। उसके बाद जितने भी मूवमेंट हो वो लोकल एरिया में होता था। जैसे एक एरिया में मूवमेंट हो रहा है और उसी एरिया के बगल में मूवमेंट हो ही नहीं रहा है। क्लियर? तो अगर लोकल एरिया में मूवमेंट होगा, एक छोटे से एरिया में मूवमेंट होगा, तो ब्रिटिश को दबाना काफ़ी टफ होगा। मतलब ब्रिटिश इस मूवमेंट को आसानी से दबा सकते, यही हो रहा था हर एक अपराइजिंग में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं संथाल अपराइजिंग के बारे में। तो इसको स्टार्ट किन्हीं ने किया? 2 भाई थे, एक्चुअली भाई 4 थे, लेकिन इनमें से 2 का इम्पोर्टेंट नाम है। एक का नाम है सीधो और कान्हो। सीधो और कान्हो, या सिद्धू बोलते थे, कान्हू बोलते थे, ये 2 भाई। क्लियर? कब स्टार्ट हुआ? 1855 से 1856 के बीच स्टार्ट हुआ। थोड़ा और पहले से भी स्टार्ट हुआ, लेकिन एंड हुआ बहुत लास्ट तक जाते होते। मतलब ब्रिटिश इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ब्रिटिश इसको जीत गया था। इसमें ब्रिटिश को बहुत डैमेज किया। आफ्टर लास्ट में सिद्धू और कान्हो की मृत्यु हो गई, लेकिन बाद में ब्रिटिश ने को लगा कि यार ये लोग फिर से हंगामा कर सकते हैं, इसलिए संथाल को एक परगना बना दिया और थोड़ा सा पावर दे दिया गया इन लोगों को। तो विद्रोह कौन कौन कैसे कैसे हुआ? पहले सिद्धू कान्हो दोनों भाई थे, और भी 2 भाई थे, लेकिन समझो हुआ क्यों? क्योंकि मान लो है तो इनका एरिया, अब इनके एरिया में
ब्रिटिश के ऑफिसर लोग आएंगे बार बार, और जो नॉन ट्राइबल लोग हैं या गैर आदिवासी लोग हैं ये भी आके भर जाएंगे इस एरिया में। तो इनको प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स अगर मान लो ट्राइबल एरिया में नॉन ट्राइबल ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो इनके राइट को छीन सकते हैं, मतलब इनका जो अधिकार है ट्राइबल लोग का, उनके अधिकार पे ये लोग हैम्पर कर सकते हैं। इसीलिए संथाल लोग चाहते थे कि भाई जो गैर आदिवासी है उसको भगाओ, और जो अंग्रेज उपनिवेशवाद है इसके खिलाफ जो ब्रिटिश के रेवेन्यू ऑफिसर, ब्रिटिश के पुलिस, ब्रिटिश के मनी लेंडर जो हमारे खिलाफ आके षड्यंत्र रचते हैं, इस सबको हटाने की बात कर रहे थे लोग, ठीक है ना। और इन्होंने नारा क्या लगाया था? नारा लगाया था अपना देश अपना राज, कि भाई संथाल अगर अपना है, सिद्धू कान्हू और इसके फॉलोअर्स लोग जो थे ये बोलते थे कि भाई अगर संथाल एरिया हमारा है, हमारा जंगल है, तो हमारा देश है, तो हमारा अपना राज होगा, यहाँ पे ब्रिटिश क्यों राज करने आएगी। क्लियर। तो इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे इसमें बीच बीच में और प्रोसेस हुआ। उसके बाद 1855 की बात करते हैं, यहाँ पे सिद्धू की मृत्यु हो गई 1855 में, और 1866 में कान्हू को अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद ये मूवमेंट धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, लेकिन ये मूवमेंट इतना ज़्यादा हैम्पर किया ब्रिटिश को, काफ़ी लंबा चला। तो ब्रिटिश ने इस एरिया को संथाल परगना बना दिया। परगना बनाने का क्या मकसद था कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा पावर देते इन लोगों को खुद को, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि बार बार ऐसा मूवमेंट होता रहे जिससे हमारा जो प्रॉफिट हो वो घटते जाए। क्योंकि ब्रिटिश थोड़ी चाहती थी कि जंगल से, देखो अब जंगल से में लकड़ी लेने के लिए अब बार बार हमें लड़ाई करना पड़े, ब्रिटिश ऐसा नहीं चाहती थी, या जंगल से जो भी रिसोर्स ब्रिटिश चाहता था उसके लिए बार बार लड़ाई करना पड़े, ऐसा नहीं चाहता था, ठीक है। तो इस जीत को संथाल लोगों ने, मतलब इसको देखो जीत तो प्रॉपर जीत तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी संथाल लोगों के लिए जीत से कम नहीं थी, और संथाल के लोग इसको अब बोलने लगे कि बुराई पे अच्छाई की जीत है, ठीक है, बुराई पे अच्छाई की जीत है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको मैं एक बारी और रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सिद्धू कान्हू याद रखना है, क्लियर। सिद्धू और कान्हू याद रखना। 1855 से 56 किसके खिलाफ थे? ब्रिटिश के खिलाफ थे, मनी लेंडर के खिलाफ थे, जो गैर आदिवासी लोग उसमें आके जमा हो रहे थे वहां पे। क्योंकि ब्रिटिश अगर कुछ सेटअप करेगा तो वहां पे गैर आदिवासी लोग को एंट्री देगा ना, ये लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे बहुत लोगों का एंट्री हो, ठीक है। तो संथाल अपराइजिंग आप लोग समझ गए, क्लियर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग संथाल के बाद मुंडा रिवोल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। मुंडा रिवोल्ट के बारे में देखो, हुआ क्या, फॉरेस्ट रेगुलेशन एक्ट की जंगल को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट आया 1865 में, 1865 ईस्वी में जंगल को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट आया 1865 ईस्वी में। इस एक्ट में क्या था कि ब्रिटिश क्या कर रहा था, जंगल पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाह रहा था कि भाई ये जंगल हमारा है और इससे रिसोर्स को लेंगे, हम अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगे। और ये जब जंगल के लिए रेगुलेशन एक्ट आ रहा था तो जंगल में जो लोग रह रहे हैं, जो आम आदमी, जो ट्राइबल रह रहे हैं, उसके लिए कोई अधिकार नहीं छोड़ा था, ठीक है ना। तो ये तो एक रेगुलेशन एक्ट आया था 1865 में। 1878 ईस्वी में जब एक और एक्ट आया 1878 में, फॉरेस्ट के रिलेटेड ही था। अब तो बहुत ज़्यादा सीवियर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया इन लोगों पे, जो ट्राइबल लोग थे इन लोगों पे, ठीक है ना। और क्या रिस्ट्रिक्शन लगा कि भाई आप जा नहीं सकते इसमें, उतना आप कुछ रिसोर्स वगैरह तोड़ नहीं सकते, और जमीन को बना दिया स्टेट प्रॉपर्टी। और स्टेट किसका था? ब्रिटिशर्स तो बोलता था भाई स्टेट हमारा है, सब कुछ हमारा है, तो ब्रिटिशर्स का हो गया जंगल। अब जो लोग हजारों साल से मुंडा जनजाति वहां पे रह रहे थे, अब उन जनजाति
का जंगल ही नहीं रहा। ब्रिटिश के हिसाब से ये अब हमारा जमीन हो गया, हम चाहेंगे तो इसको बेचेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, और आपका जो ट्रेडिशनल राइट था, जो पुराना आपका अधिकार था जो जनजाति लोग का, वो अधिकार खत्म हो गया। ठीक है। उसके बाद 19वीं शताब्दी के लास्ट में, मतलब खत्म होने वाला था 19 सेंचुरी, 1890 से 1900 के बीच बात करते हैं, बिरसा मुंडा एक बहुत बड़ा इंसान उभरा। बिरसा मुंडा जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये किसके खिलाफ हो गए थे? जो जमींदार लोग हो गए थे उसके खिलाफ, जो क्रिश्चियन मिशनरी नहीं आ रही थी, जो अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रही थी। देखो, जब ब्रिटिशर्स को लगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि जब ब्रिटिशर्स जब जाते हैं लोगों के पास, आम जंगल में या और भी लोगों के पास, और बोलते हैं कि यार, तो ब्रिटिशर्स को लोग उतनी अच्छी नज़र से नहीं देखते, क्योंकि लोगों को लगता है यार ये तो बाहर देश का है, ये गोरा है, इसका अपना अलग पॉलिसी है, और ये मतलब ये हमें इन्फीरियर समझता है, हमें सुपीरियर, हमें और अपने आप को सुपीरियर समझता है। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी का क्या काम था? क्रिश्चियन मिशनरी का क्या काम था कि क्रिश्चियन मिशनरी लोगों के पास जाता था और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता था और लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करवाता था। ऐसे लोगों को बोलता था कि भाई तुम्हारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, वो तो तुम्हें उतना राइट देता ही नहीं है, वो कास्ट सिस्टम पे खेलता है, इसलिए तुम हमारे में चले आओ, हमारे धर्म में चले आओ। तो क्रिश्चियन मिशनरी में अगर कुछ लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए, अब ये लोग तो सोचेंगे कि ब्रिटिशर्स तो हमारा ही है, क्योंकि जिस रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं और वही हमारे, और वो भी सेम रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो ब्रिटिश के खिलाफ नफरत थोड़ी कम हो जाएगी। ये मेन काम था क्रिश्चियन मिशनरी का करने का। ब्रिटिश ऑफिसर जो जाते थे रेवेन्यू कलेक्ट करने, इस सब के खिलाफ थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी का क्या नाम था? उनको लोग या तो धरती आबा या बिरसा भगवान करके बुलाते थे। इनको उल गुलान बोला जाता था। उल गुलान का मतलब है कि महान हलचल करने वाला एक इंसान, मतलब एक ऐसा भगवान जो जमीनी स्तर पे लोगों में चेतना फैलाता है, ये सब बात, और लोगों के खिलाफ लड़ता है, मतलब लोगों के साथ रहता है, जो ऐसे लोग जो अपने लिए कुछ कर नहीं सकते। तो ये जो मूवमेंट था, बिरसा मूवमेंट या जो मुंडा मूवमेंट, ये पॉलिटिकल मूवमेंट था, रिलीजियस मूवमेंट भी था, और सोशल मूवमेंट, सामाजिक मूवमेंट भी था, जो रिलीजियस मूवमेंट भी था, राजनीतिक मूवमेंट था। ये तीनों मूवमेंट था। इसमें हुआ क्या, बिरसा मुंडा जी को और प्रॉब्लम क्या हो गया कि जो इनका एक जो सामूहिक एग्रीकल्चर नहीं होती थी, सामूहिक एग्रीकल्चर जिसका नाम था छुटकट्टी, इसको हटा दिया ब्रिटिश ने और इसके जगह पे बेगारी वाला सिस्टम ला दिया था। ब्रिटिशर्स इनको इससे प्रॉब्लम था, तो ये लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस, मतलब धर्म के आधार पे जोड़ने का कोशिश करते थे। और जैसे ही ये धर्म के आधार पर लोगों का जोड़ना चाहते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, जैसे ही लोगों को इकट्ठा करते थे ना, बहुत सारे लोगों को इन्होंने इकट्ठा कर लिया, ऑर्गेनाइज फोर्स बना लिया। किस किस के खिलाफ? लैंडलॉर्ड, क्रिश्चियन मिशनरी, इन सब के खिलाफ मूवमेंट बना लिया। ठीक है ना। रिलीजियस मूवमेंट को क्या बोलते थे? उल गुलान बोलते थे। और ये सब हो गया। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनका जो सिस्टम था सामूहिक एग्रीकल्चर का, लेकिन अब ब्रिटिशर्स मान लो लैंड को स्टेट प्रॉपर्टी बना देंगे, तो काहे का सामूहिक एग्रीकल्चर? बेगारी नया सिस्टम आ गया था। तो जब इतना ज़्यादा मूवमेंट ये कर रहे थे ना, तो ब्रिटिशर्स चुप थोड़ी रहेगा। ब्रिटिशर्स ने इनको अरेस्ट कर लिया 1895 में। ठीक है ना। जब ब्रिटिशर्स को लगा कि यार ये बहुत सारे मुंडा को गैदर कर रहे हैं और हम पे अटैक करेंगे, तो ब्रिटिश ने इनको क्या किया, सप्रेस कर लिया और इनको जेल में डाल दिया गया। लेकिन 2 साल बाद ही 1897 में क्वीन विक्टोरिया का जो हीरक जयंती होता था, उसमें इनको छोड़ दिया गया। फिर इनको और भी जब छोड़ा गया तो उसके बाद और मूवमेंट करने लगे। 3 मार्च 1900 को इनको फिर से अरेस्ट कर लिया गया चुपके से। तो 9 जून को 1900 को ये हैजा के कारण इनकी डेथ हो गई। ये बात याद रखिएगा। तो क्या संथाल मूवमेंट मुंडा मूवमेंट बिल्कुल खत्म हो गया? नहीं। मुंडा मूवमेंट को बाद में कुछ समय बाद, ऑलमोस्ट 40 साल बाद फिर से स्टार्ट हुआ
निर्मला मुंडा जी ने किया, निर्मला मुंडा जी ने। उनके मूवमेंट का क्या नाम था? निर्मला मुंडा ने 1939 में फिर से मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। एक विलेज है वहां पे, उड़ीसा के पास विलेज है, विलेज का नाम है क्या? आमिको सिमाको विलेज का नाम है। इसीलिए कभी कहीं कहीं पे आपको इसको आमिको सिमाको मैसेकर भी देखने को मिलता है। ये इसके बगल में एक जगह है जिसका नाम है रायबोगा। ठीक है, तो हमने इन दोनों मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया, संथाल मूवमेंट और मुंडा मूवमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो मूवमेंट है ना उसको डिस्कस कर लेंगे एक ही साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा, मतलब इन दोनों में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था, इसलिए हमने थोड़ा एक्स्ट्रा किया। ठीक है, बाकी मूवमेंट हम लोग थोड़ा थोड़ा में कर लेंगे, और ट्रिक मैं नेक्स्ट में ही बताऊंगा। क्योंकि ये पूरे होने के बाद ही आपको ट्रिक का फ़ायदा मिलेगा, जब आपको पूरा पता चलेगा। मुंडा में कौन हमको पता चले? बिरसा मुंडा जी, 1899 से 1900 के बीच। और मेन हो क्या रहा था, जो लोग बाहर से लैंडलॉर्ड वगैरह क्या कर रहे थे, या ब्रिटिशर्स ऑफिसर क्या कर रहे थे, इनके लैंड को छीनने की कोशिश कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? अपनी कैसे कर रहे थे? ब्रिटिश अपनी पॉलिसी को रखे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि ब्रिटिश को ज़रूरत थी, और ब्रिटिश जंगल को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दे रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम डिस्कस करेंगे। आप इस नंबर पे मैसेज कर देना, कुछ भी डाउट हो कोर्स के बारे में। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।